हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स की इस वीडियो सीरीज में अभी तक 2 वीडियो देख रखा है। बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जरूर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्क डन इन वेरियस थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी डिफरेंट जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं उसमें वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज वर्क ट्रांसफर, उसके बाद देखेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क ट्रांसफर। थर्मोडायनेमिक्स वर्क बाउंड्री पे डिपेंड करता है, यानी थर्मोडायनेमिक्स वर्क जो होता है ना वो बाउंड्री फिनोमेना होता है। तो ऐसे मान लीजिए कि ये कोई सिस्टम है हमारे लिए, हमने इसको सिस्टम मान रखा है और ये सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेंड करने का मतलब होता है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। ओके, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो सिस्टम की वजह से जो हमें वर्क मिल रहा होगा उसको हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स वर्क, और जो सराउंडिंग में वर्क जा रहा होगा उसको हम लोग करेंगे वर्क ट्रांसफर। तो डिस्प्लेसमेंट इन द सिस्टम बाउंड्री कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स वर्क, और जो भी हमें वर्क मिल रहा है गेटिंग द वर्क ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिस्टम बाउंड्री कॉल्ड वर्क ट्रांसफर, राइट। तो सिस्टम की बाउंड्री को कॉम्प्रेस होने से या एक्सपेंड होने से, यानी फैलने से या सिकुड़ने से जो हमें वर्क मिल रहा होगा उसको हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक वर्क, और सराउंडिंग में जो वर्क जा रहा होगा इस सिस्टम की वजह से उसको हम लोग कहते हैं वर्क ट्रांसफर। और वर्क ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन है, वर्क एक पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन का मतलब होता है कि जो पाथ पे डिपेंडेंट हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहे हैं, राइट, और इसमें जाने के कई सारे वे हैं, जैसे एक ये वे है, एक ये वे है और एक ये वे है, ठीक है। ये 3 डिफरेंट रास्ते से जा रहे हैं ना, 3 डिफरेंट पाथ से जा रहे हैं, तो इन सब में वर्क डिफरेंट होता है, यानी जो पाथ पे डिपेंड करता है उसे हम लोग पाथ फंक्शन कहते हैं। तो वर्क इज अ पाथ फंक्शन, जो वर्क होता है वो हमारा पाथ फंक्शन होता है, वो पाथ पे डिपेंड करता है। और जो थर्मोडायनेमिक वर्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV फ्रॉम V1 टू V2, यानी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो कहलाता है हमारा वर्क। W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। साइन कन्वेंशन आप लोग को थोड़ा जानना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई सिस्टम है और ये सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो अगर सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है यानी सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग कहते हैं सिस्टम ने वर्क किया है, और सिस्टम के वर्क को हम लोग पॉजिटिव वर्क कहते हैं। यानी जब सिस्टम एक्सपेंड कर रहा होगा तो उसे हम लोग पॉजिटिव वर्क कहते हैं, और जो सिस्टम जब हमारा कोलैप्स कर रहा होगा यानी कॉम्प्रेस हो रहा होगा तो इसको हम लोग निगेटिव वर्क कहते हैं। हम लोग कहते हैं सिस्टम पर वर्क कर रहा है। जब सिस्टम वर्क करता है उसको हम लोग पॉजिटिव वर्क कहते हैं, और जब सिस्टम पे हम लोग वर्क करते हैं उसको नेगेटिव वर्क कहते हैं। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव वर्क, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव वर्क। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्या होता है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट होता है यानी प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, यानी प्रेशर नहीं बदलता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर चेंज ना हो रहा हो उसको हम लोग कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से इसको हम लोग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी कहते हैं। सो इन दिस प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे देखिएगा इस पिक्चर में मान लीजिए वाई एक्सिस पे मैंने प्रेशर दिखा रखा है और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम दिखा रखा है, राइट। सो यहाँ पे देखिए स्टेट 1 से स्टेट 2 पे हम जा रहे हैं, तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान, इस पूरे प्रोसेस के ड्यूरेशन में हम लोगों ने प्रेशर को रखा है कांस्टेंट। वॉल्यूम चेंज हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे वॉल्यूम स्टेट 1 पे V1 था और स्टेट 2 पे वॉल्यूम V2 था, और प्रेशर कांस्टेंट था। ओके, तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी कहते हैं या आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि वर्क कैसे निकालते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस में। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमें पता है कि W इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ PdV, यानी थर्मोडायनेमिक वर्क निकालना होगा तो W इक्वल टू PdV जो फॉर्मूला होता है इसके थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि स्टेट 1 पे वॉल्यूम V1 था, स्टेट 2 पे वॉल्यूम V2 था, ओके, और प्रेशर मान लीजिए यहाँ पे P था, यानी प्रेशर तो कांस्टेंट रहना है क्योंकि ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर तो कांस्टेंट रहता है, तो प्रेशर को मैंने P मान लिया है, और वॉल्यूम V1 है स्टेट 1 पे और V2 है स्टेट 2 पे। तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे V1 से V2 तक, ओके। तो W इक्वल टू P, जबकि कांस्टेंट था तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन V1 से V2 dV, ओके। P और dV का इंटीग्रेशन होगा V, और लिमिट लगा देंगे हम लोग V1 से V2 तक। तो ये जो फॉर्मूला बन के आता है V2 माइनस V1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो जो आइसोबैरिक प्रोसेस का जो फॉर्मूला निकल के आता है W इक्वल टू PdV। W इक्वल टू PdV आइसोबैरिक प्रोसेस का फॉर्मूला होता है, राइट। सो आप लोगों ने देखा कि मैं कैसे कैलकुलेट किया है। ओके, अब देखते हैं हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रहा होगा तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। और ये यहाँ पे एक पिक्चर में मैंने बताया है कि मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस पे मैंने प्रेशर ले रखा है और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ले रखा है। ओके, और ये स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहे हैं और ये पूरे स्टेट 1 से स्टेट 2 के दौरान हम लोगों ने वॉल्यूम चेंज नहीं किया है, यानी हर पॉइंट पे वॉल्यूम V है जो कि कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से इसको हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी कहते हैं। और मान लीजिए प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर यहाँ पे मान लीजिए P1 था और यहाँ पे मैंने P2 मान लिया। प्रेशर चेंज हो सकता है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें वर्क डन कैसे निकालते हैं। वर्क डन इन द आइसोकोरिक प्रोसेस और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कहा था कि इसको मैंने स्टेट 1 माना है, इसको स्टेट 2 माना है। यहाँ पे मैंने प्रेशर को P1 माना है और यहाँ पे प्रेशर को P2 माना है। और इस पूरे प्रोसेस के ड्यूरेशन में हम लोगों ने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर इसका हमें निकालना हो वर्क डन, तो जैसे मान लीजिए वॉल्यूम है कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो dV इक्वल टू 0 होगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं रहा है। और हम लोग जानते हैं थर्मोडायनेमिक वर्क निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dV PdV फ्रॉम V1 टू V2। अब देखिए dV की वैल्यू 0 है तो इसके वजह से ये पूरा वर्क डन 0 आ जाएगा। यानी अगर कोई प्रोसेस आइसोकोरिक होगा तो उसका वर्क डन 0 होगा। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा मैंने कैसे 0 यहाँ पे दिखाया, क्योंकि dV 0 है, वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से dV 0 है। dV 0 की वजह से इस फॉर्मूले में dV की जगह पे हम लोग 0 रखेंगे तो वर्क डन 0 निकल के आएगा। तो जो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो हमारा 0 होता है, राइट। अब हम देख लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में देखिएगा, यहाँ पे मान लीजिए वाई एक्सिस पे मैंने प्रेशर ले रखा है और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ले रखा है, राइट। और मान लीजिए कि ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है। स्टेट 1 से स्टेट 2 तक आ रहे हैं और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर ऐसे बनाते तो हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता, अगर ऐसे बनाते तो हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो जाता, लेकिन हमें ना प्रेशर को कांस्टेंट करना है ना वॉल्यूम का, हमें केवल टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए हमें कुछ इस तरह का ग्राफ बनाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। तो स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहे हैं और इस पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम लोग देख लेते हैं वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। सो जैसे मान लीजिए कि ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है। ओके, स्टेट 1 से हम स्टेट 2 पे जा रहे हैं किसी भी प्रोसेस को फॉलो करके, और वो प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इसके स्टेट 1 पे मान लीजिए प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V1 था। अगर प्रेशर स्टेट 2 पे प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है, अगर ऐसा है तो हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लेते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम लोग एक आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं, PV इक्वल टू nRT। ओके, अगर n की वैल्यू हम 1 रख दें तो ये फॉर्मूला बन के आएगा PV इक्वल टू RT, राइट। n को नॉर्मली हम लोग 1 लेके चलते हैं, तो अगर n की वैल्यू 1 रख देते हैं तो PV इक्वल टू RT एक आइडियल गैस बनता है, जहां P क्या है, प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, R गैस कांस्टेंट होता है और T टेम्परेचर होता है केल्विन में। ओके, सो यहाँ पे अगर जैसे कि R आइडियल गैस कांस्टेंट है, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, अगर T भी कांस्टेंट हो जाए तो ये PV इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है।
PV इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है, राइट। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता ही है, साथ में PV इक्वल टू भी कांस्टेंट होता है। आपने यहाँ पे देखा PV इक्वल टू कांस्टेंट है, राइट। सो अगर PV इक्वल टू कांस्टेंट है तो इसके मतलब कि स्टेट 1 पे P1 V1 का अगर मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं वो इक्वल होगा P2 V2 के, और वो किसी रैंडम स्टेट पे भी इक्वल ही होगा PV। ओके तो हम लिख सकते हैं अगर कोई प्रोसेस आइसोथर्मल हो तो हम लिख सकते हैं टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, PV शुड बी कांस्टेंट, देन P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू PV। ओके ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सही है, राइट। सो अब हम देख लेते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं वर्क डन W इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 PdV। ओके ये होता है हमारा वर्क। ओके वर्क का फॉर्मूला होता है ये, किसी भी प्रोसेस में हम लोग वर्क ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए W इक्वल टू, जैसे हम लोग जानते हैं अगर यहां से चाहें तो P की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा P इक्वल टू P1 V1 डिवाइड बाई, यहाँ पे V2 लिख सकते हैं, P1 D1 डिवाइड बाई, सॉरी ये V है, P1 V1 डिवाइड बाई V। सो यहां से लिख सकते हैं हम लोग P इक्वल टू P1 V1 डिवाइड बाई V। इसको हम लोग इसे नीचे ले जाएंगे तो P1 V1 डिवाइड बाई V हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर लें P को P1 V1 डिवाइड बाई V से। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 P इक्वल टू P1 V1 डिवाइड बाई V dV, राइट। ये फॉर्म बन के आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, P1 V1 जैसे हम कांस्टेंट है, अभी हमने देखा P1 V1 कांस्टेंट है, तो इसको हम कर सकते हैं W इक्वल टू P1 V1 इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट जब होता है किसी इंटीग्रेशन में तो वो बाहर हो जाता है, तो ये होगा V रेज़ टू द पावर -1 dV, ये इंटीग्रेशन होगा। ओके इसको सेकेंड फॉर्म में ही लिख रहने देते हैं, ज़्यादा बेटर है ये, 1 डिवाइड बाई V dV। ओके इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई V dV फ्रॉम V1 टू V2, तो ये W इक्वल टू होगा P1 V1 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई V, वो फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx इक्वल टू होता है क्या, ln x प्लस c, राइट ये होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई V इक्वल टू होगा ln V। ओके ln V और लिमिट लगाएंगे हम लोग V1 से V2 तक। ओके अब हम लिमिट रख रहे हैं W इक्वल टू P1 V1 ln V2 माइनस ln V2 माइनस ln V1। ओके ये बन के आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके सो अब देखिएगा इसको और मैं थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूंगा। तो जैसे हम लोग जानते हैं लॉग का यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगा P1 V1 और लॉग m माइनस लॉग n, एक फॉर्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू लॉग m डिवाइड बाई n। इस आइडेंटिटी से जो लॉगरिथमिक आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज करके इसको लिख सकते हैं ln V2 डिवाइड बाई V1। ओके सो ये होता है आइसोथर्मल वर्क का फॉर्मूला। दिस इज अ वर्क इन द आइसोथर्मल प्रोसेस, W इक्वल टू P1 V1 लॉग V2 बाई V1। ओके अच्छा हम लोग जानते हैं जैसे कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं P1 डिवाइड बाई P2 इक्वल टू V2 डिवाइड बाई V1। इसको लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि P1 को यहीं पे रहने देते हैं और P2 को इस नीचे डिनोमिनेटर में लाते हैं और V2 को यहीं रहने देते हैं यहाँ पे V2 को, और V1 को डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं। तो P1 डिवाइड बाई P2 इक्वल टू V2 डिवाइड बाई V1 होगा। तो यहाँ पे हम चाहें तो V2 डिवाइड बाई V1 को रिप्लेस कर सकते हैं P1 डिवाइड बाई P2 से। जैसे देखिए कैसे, W इक्वल टू P1 V1 ln, और ये देखिए P1 डिवाइड बाई P2, यानी ये जो दोनों फार्मूला आपको दिख रहा है ना, ये दोनों फार्मूला आइसोथर्मल में यूज किया जाता है, राइट। आइसोथर्मल प्रोसेस में दोनों फार्मूला यूज किया जाता है। अब इस ln को हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ln को चेंज कैसे करते हैं, 2.303 आगे लिखकर। अगर इसको चाहें तो हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं P1 V1 इंटू 2.303 लॉग, ये बेस 10 हो जाता है P1 डिवाइड बाई P2। ये यूज करने का हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे आने वाले वीडियोज में, तो उसमें हम लोग देखेंगे इसको किस तरह यूज कर रहे हैं। फिलहाल करिए आपको क्या समझना है, आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, ये दो चीज़ें, ये और ये।
ओके ये वर्क डन होता है किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब हम देख लेते हैं कि पॉलीट्रॉपिक में कैसे वर्क डन निकालते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता क्या है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी के पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट आइडेंटिटी को फॉलो करता है। यानी पी वी रेज टू द पावर एन इक्वल टू अगर कांस्टेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर ऐसा है तो इसको हम लोग कहेंगे ये प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ऐसे तो कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन इसके थ्रू हम लोग सारे प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं। जो देखिएगा मैं कैसे इसकी बात कर रहा हूँ। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट ओबे द दिस रिलेशन। तो एक ऐसा प्रोसेस जो पी वी के पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट को ओबे करता है या इसको फॉलो करता है, वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहलाता है। सो यहाँ पे देखिएगा, मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो इस पिक्चर में आपको काफी क्लियरली दिख रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि ये स्टेट 1 है और ये ऊपर स्टेट 2 है। स्टेट 1 से स्टेट 2 तक हम जा रहे हैं पी वी के पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस फॉर्म इस आइडेंटिटी से या इस रिलेशंस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो इस प्रकार के जो भी गैस होंगे या इस तरह का जो भी प्रोसेस होगा, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पी क्या होता है, जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं, पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है, और एन क्या है, एन को हम लोग कहते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, और इसका मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो एन क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, वी वॉल्यूम है और पी प्रेशर है। और पी वी के पावर एन इक्वल टू अगर कांस्टेंट है, यानी अगर पी वी के पावर 3 इक्वल टू कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। ओके अब हम देख लेते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं। तो वर्क डन इन द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में पी वी के पावर एन इक्वल टू होता है कांस्टेंट, पी वी के पावर होता है कांस्टेंट। इसको हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे P1 V1 पावर n इक्वल टू P2 V2 के पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसको इस तरह लिखते हैं PV के पावर n, यानी P1 V1 पावर n इक्वल टू P2 V2 के पावर n इक्वल टू कांस्टेंट या PV के पावर n, इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम एक इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, P इक्वल टू लिख सकते हैं P1 V1 के पावर n डिवाइड बाई Vn, इसको लिख सकते हैं। राइट, मैंने क्या किया यहाँ और इसको, इस दोनों आइडेंटिटी को इक्वल किया तो P की वैल्यू निकाल लिया। P ये मल्टीप्लिकेशन में था, नीचे जाके डिनोमिनेटर में चला गया, तो ये लिख सकते हैं इसको। अब देखिए हम लोग जानते हैं वर्क डन इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ PdV लिमिट V1 से V2 तक। ओके अब देखिए W इक्वल टू, अब हम चाहें तो P को, जैसे मैंने अभी ऊपर जो रिलेशन यहाँ बना रखा है, इस रिलेशन में हम चाहें तो हम लोग W इक्वल टू लिख सकते हैं, W इक्वल टू 1 डिवाइड बाई V1, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम V1 टू V2, और P की जगह पर रख रहे हैं P1 V1 के पावर n डिवाइड बाई Vn dV। राइट, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि P1 V1 कांस्टेंट था, तो इंटीग्रेशन से बाहर ही हो जाएगा, तो फ्रॉम V1 टू V2 1 डिवाइड बाई Vn dV। ओके, और ये बाहर निकल हो जाएगा P1 V1 के पावर n। राइट, सो W इक्वल टू ये हो जाएगा। ओके अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन करके इसका, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो ये W इक्वल टू P1 V1 के पावर n, और ये इसको हम अपने नॉर्मल फॉर्म में कर देंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, तो फ्रॉम V1 टू V2। अब देखिए ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर माइनस n dx इक्वल टू x पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस n प्लस 1। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे इंटीग्रेशन के लिए, तो देखिएगा W इक्वल टू P1 V1 के पावर n, अब ये V के पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस n प्लस 1। देखिए मैंने ये आइडेंटिटी यूज किया इंटीग्रेशन वाला, और लिमिट कहाँ से होगा, V1 से V2 तक। राइट, सो अब देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W इक्वल टू होगा P1 V1 के पावर n। अब देखिए मैं लिमिट रखूंगा तो हो जाएगा V2 के पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस n प्लस 1, माइनस V1 के पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस n प्लस 1। देख लीजिए मैंने कुछ नहीं किया है, अपर लिमिट रखा है माइनस लोअर लिमिट, होता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके सो अब हम देख लेते हैं,
इसके आगे क्या करना है, W इक्वल टू P1 V1 के पावर n। अब हम यहाँ से बाहर कर लेते हैं -n+1, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा V2 माइनस n इंटू V2 माइनस V1 माइनस n इंटू V1। मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है। अब मैंने इसके पावर को अलग कर लिया, V2 की पावर -n+1 है तो मैंने V2 की पावर -n इंटू V2 की पावर 1 कर लिया है। कैसे, यहाँ पे देखिए, अगर a रेस्ट द पावर m+n होता है तो इसको हम लिख सकते हैं ना a के पावर m इंटू a के पावर n, लिख सकते हैं अलग अलग, क्योंकि ये फिर रिवर्स करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। तो इसको मैंने ऐसे ही किया है, ये पावर लिखा था m और n, तो एक पावर m एक पावर n कर लिया, यानी अलग अलग कर लिया। अब देखिएगा, मैं इसको ऊपर वाले जो भी न्यूमरेटर में लिखा है उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, W इक्वल टू P1 V1 के पावर n, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा V2 माइनस n इंटू V2। पहले मल्टीप्लाई किया माइनस, ये पहले वाले पार्ट में मल्टीप्लाई, दूसरे पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 V1 के पावर n इंटू V1 के पावर -n इंटू V1, और नीचे ये सबका डिनोमिनेटर में होगा -n+1, राइट। अब देखिएगा, ये V1 के पावर वो n और V1 के पावर -n, ये 1 हो जाएगा, कैलकुलेट हो गया इसी फॉर्मूले से 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा P1 V1, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, P1 V1 के पावर n को हम लोग लिख सकते हैं P2 V2 के पावर n। तो हम लिख सकते हैं W इक्वल टू P2 V2 के पावर n इंटू V2 के पावर -n इंटू V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई -n+1। ये कैसे लिखा आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि पहले था ना PV के पावर n इक्वल टू होगा कांस्टेंट, ये ऊपर बताया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था कि P1 V1 इक्वल टू, अगर मैं हाईलाइटर थोड़ा सा यूज कर लूँ, यहाँ पे मैंने बताया था ये चीज़, P1 V1 के पावर n इक्वल टू P2 V2 के पावर n इक्वल होता है। मैंने सेम आइडेंटिटी को यूज किया है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, केवल उस आइडेंटिटी को यूज किया है। तो यहाँ पे देखिएगा W इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा या 1 हो जाएगा, आप कह सकते हैं कैलकुलेट करके, P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई -n+1 हो जाएगा। ये वर्क डन है किसी पॉलीट्रॉपिक यानी किसी जनरल प्रोसेस में। किसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई -n+1। ये आपको याद भी रखने हैं, न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे यूज कर रहे हैं। इसको दूसरे फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा W इक्वल टू, हमने माइनस कॉमन ले लिया ऊपर नीचे दोनों तरफ से, ऊपर से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2। मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और नीचे से भी माइनस कॉमन लिया तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और ऊपर नीचे का प्लस माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई n-1। कई जगहों पे बहुत सारे बुक में इस तरह से भी दे रखा है, तो आप समझ लीजिएगा ये और ये चीज़ दोनों सेम ही है, राइट। अब हम देख लेते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच अगर हीट एक्सचेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग कहते हैं, यानी हीट का ट्रांसफर नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी हीट ट्रांसफर इक्वल टू 0, इसको हम लोग कहते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस है। और हीट ट्रांसफर इक्वल टू 0, और एक दूसरा फॉर्म जो इसका होता है PV के पावर गामा, इसको गामा पढ़ते हैं GAMMA। PV के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट अगर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ये प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस है। गामा क्या होता है, गामा इक्वल टू होता है CP डिवाइड बाई CB। CP क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और नीचे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यह है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और नीचे लिखा है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये गामा होता है, इनका रेशियो होता है, स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है गामा, राइट। सो अब देख लेते हैं इसको एक पिक्चर में, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये स्टेट है, एक स्टेट है स्टेट 1 और ये स्टेट 2 है। सो ये स्टेट 1 माना है, एक को मैंने स्टेट 2 माना। अगर स्टेट 1 से 2 इस स्टेट्स के दौरान अगर PV के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है तो इसको हम लोग कहते हैं ये प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, आप ध्यान रखिएगा, हीट ट्रांसफर Q ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं तो वो 0 होता है,
हीट ट्रांसफर जीरो का मतलब अगर ये सिस्टम है हमारे लिए तो सिस्टम से न हीट बाहर जाएगी और न हीट अंदर जाएगी। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। एडियाबेटिक में जो वर्क डन कैलकुलेट करना होता है वो सेम एज पॉलीट्रॉपिक होता है, क्योंकि आप देखिएगा पॉलीट्रॉपिक में कैसा था, PV के पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, किसमें, पॉलीट्रॉपिक में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n की जगह पे केवल गामा हो गया है, राइट। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही आएगा। अब फाइनली जब कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट जब करेंगे तो आएगा W इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस 1, यह आएगा। या तो आप इसको दूसरे फॉर्म में इस तरह लिख के लाएंगे, W इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1, या तो यह आएगा। ये देखिए दोनों सेम है। अगर यहाँ पे n होता ना तो यही पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता। तो पॉलीट्रॉपिक और एडियाबेटिक में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले एडियाबेटिक में तो हीट ट्रांसफर जीरो होता है और n वहाँ पे एक नॉर्मल कोई पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होता है। लेकिन यहाँ पे जो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो गामा होता है ना, वो गामा रेशियो होता है Cp डिवाइड बाई CV, Cp डिवाइड बाई CV, Cp डिवाइड बाई CV, ये रेशियो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाई स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये स्पेसिफिक हीट के बारे में हम लोग आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं, तो उसमें हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर्स पे जो न्यूमेरिकल्स है वो हम आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग इसका वर्क डन कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो सेम प्रोसेस है, सेम चीज़ें, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं कर रहा हूँ, वो सेम चीज़ें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। पॉलीट्रॉपिक और एडियाबेटिक का जो वर्क ट्रांसफर है वो सिमिलरली किया जाता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप जरा वीडियो को फिर दोबारा से करके देखिएगा, थोड़ा रिवाइंड करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और इसको बहुत सारे बार प्रैक्टिस कीजिएगा। वर्क डन कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग के सेमेस्टर्स में भी आ जाते हैं, तो आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। 2-4 बार वर्क डन निकालते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्क डन कैसे निकाला जाता है। अब इस पे न्यूमेरिकल हम लोग आने वाली वीडियो में देखेंगे। अब हम लोग एक बार सारे जो भी प्रोसेस में जो हमने वर्क डन निकाला है उसको देख लेते हैं और सारे प्रोसेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इस पिक्चर में पहला है आइसोबैरिक प्रोसेस जो सबसे ऊपर दिखा रखे हैं हम, और नीचे दिखा रखे हैं आइसोथर्मल, एडियाबेटिक एंड आइसोकोरिक। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले ये प्रोसेस वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं लेजर पेन यूज कर ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखिएगा ये है आइसोबैरिक प्रोसेस। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है, तो स्टेट 1 से स्टेट 2 तक प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये कैसा प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। अब देखिए स्टेट 1 से अगर स्टेट 2 तक हम लोग प्रेशर कांस्टेंट नहीं है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये है आइसोथर्मल प्रोसेस। और सेम चीज एडियाबेटिक प्रोसेस में भी है। इन दोनों में डिफरेंस मैं बताता हूँ, उसके पहले मैं आपको समझाता हूँ ये आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या देखिएगा, स्टेट 1 से स्टेट 2 तक हम जा रहे हैं, यानी ये मान लीजिए यहाँ पे स्टेट 1 है और यहाँ पे स्टेट 2 है। स्टेट 1 से स्टेट 2 तक हम जा रहे हैं और इस पूरे प्रोसेस के ड्यूरेशन में वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर ऐसा है तो इसको हम लोग कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, तो बच जाते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसमें देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है और एडियाबेटिक प्रोसेस में PV के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। PV इक्वल टू कांस्टेंट अगर है तो उसको हम कहेंगे आइसोथर्मल, और PV के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, इसको कहेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दोनों स्लोप एक जैसे ही हैं, दोनों कर्व एक जैसे ही हैं। तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो जिसका स्लोप ज्यादा होता है उसको कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस और जिसका स्लोप कम होता है उसको कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे अगर इसमें टेंजेंट बना के अगर इसका स्लोप निकालते हैं एक्स एक्सिस में, तो ये स्लोप कुछ आएगा θ1, राइट। और इसका अगर स्लोप आप निकालते हैं किसी पॉइंट पे तो ये आएगा स्लोप θ2। तो θ1 हमेशा बड़ा होगा θ2 से। तो ये है आइसोथर्मल प्रोसेस जिसका स्लोप ज़्यादा होता है और एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप कम होता है। ओके, सो इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए ये है। बाकी इतना हम लोग IIT का तो एग्जाम दे नहीं रहे हैं कि इन दोनों में इतना कंफ्यूज किया जाएगा, अपने सेमेस्टर्स के लिए इतना बहुत है, ठीक है। और आने वाले हम लोग वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इन सब के बारे में, जो भी प्रोसेस में वर्क डन निकालने सीखे हैं उस पर क्वेश्चंस करेंगे। आपको कोई क्वेरी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ बताइएगा, राइट। अब देख लेते हैं हम इसमें वर्क डन क्या होता है। यहाँ पे देखिए जैसे कि आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क डन हमने निकाला है अभी, W इक्वल टू PdV होता है, PdV या डेल्टा V V2 माइनस V1। अब देखिए मैंने आइसोथर्मल का वर्क डन निकाला था, ये आया था W इक्वल टू P1V1 ln V2 डिवाइड बाई V1, राइट। एडियाबेटिक वर्क हमने निकाला था
ये W इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाई 1 माइनस गामा, और गामा यहाँ पे क्या था, इंपॉर्टेंट है, गामा यहाँ पे क्या था, Cp डिवाइड बाई Cv था, स्पेसिफिक हीट का रेशियो था एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। आइसोकोरिक वर्क हमने निकाला था, 0 आया था, तो आइसोकोरिक वर्क क्या होता है, 0 होता है, तो ये आइसोकोरिक वर्क है और ये आइसोकोरिक वर्क 0 होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि और भी मैं ऐसे वीडियो लेकर आने वाला हूँ आपके लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।